आज की वीडियो के अंदर हम HTTP API के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि HTTP क्या होता है। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol and is the foundational communication protocol for the entire internet। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जो आप डेटा देखते हैं, ठीक है, या आप डेटा जब सबमिट करते हैं तो वो डेटा जब सबमिट होता है और वो इन्फॉर्मेशन आप सेंड करते हैं सर्वर को, या सर्वर से जब आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, तो ये जो सेंड करना और रिसीव करना, इसका इसका कुछ प्रोटोकॉल होगा, कुछ उसके रूल्स होंगे जिनको वो फॉलो करके वो कम्युनिकेशन आ भी रही है और कम्युनिकेशन जा भी रही है। तो ये जो फ्लो है, इसको जो हैंडल करने के लिए जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो HTTP कहलाता है और उसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको HTTP कहते हैं। तो अगर आपको इससे पहले HTTP का लफ्ज़ आपने नहीं सुना तो फिर भी आपको इसका आइडिया है कि HTTP होता क्या है, लेकिन आप उसको फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर अभी आप उसको देख रहे हैं। तो इसका सिंपल प्रोसेस क्या होता है? हेलो सर्वर XYZ, मे आई प्लीज़ हैव फाइल abc.html। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर जब भी आप कोई पेज विजिट करते हैं, ठीक है, अब जैसे ये भी पेज है तो ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इवन दो URL के अंदर आपको वो .html शो नहीं हो रहा, लेकिन हर जो पेज होता है वो .html या .php की फाइल होती है। ठीक है, तो आप जब भी किसी पेज को व्यू करते हैं तो आप एक्चुअली इस abc.html पेज को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो फाइल है abc.html, मुझे ये चाहिए, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आपका ब्राउजर सेंड करता है सर्वर को। फिर सर्वर क्या करता है? वेल हेलो देयर लिटिल क्लाइंट, यस यू मे, हियर इट इज। फिर सर्वर क्या करता है? सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, जो आपने रिक्वेस्ट की होती है फाइल, वो सर्वर आपको सेंड बैक करता है और आप ब्राउजर के अंदर वो फाइल जो है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाती है। तो अगर ये आप पेज देखें, जो डॉक्यूमेंटेशन का अभी पेज ओपन है, तो जब हमने इस ब्राउजर के अंदर इस URL को टाइप किया, इस पेज की URL को जब हमने टाइप किया तो हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की। ठीक है, वो रिक्वेस्ट क्या हुई कि वो इस ब्राउजर ने ये रिक्वेस्ट जो है वो इसके सर्वर को सेंड की जिसके ऊपर ये फाइल पड़ी हुई थी। ठीक है, और फिर सर्वर ने हमें रिस्पॉन्ड किया और वो फाइल हमें सेंड बैक की और ब्राउजर ने वो फाइल जो है वो एज इट इज हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन लेते भी हैं सर्वर से और उसको सेंड भी करते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है, जो रूल्स होते हैं, उनको हम HTTP कहते हैं। तो HTTP के प्रोटोकॉल के जरिए आप जितनी भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, वो मुख्तलिफ तरह की रिक्वेस्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं गेट की। ठीक है, जब आप कोई डेटा सर्वर से गेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो गेट की होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्वर पे कोई डेटा पुश करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उस टाइम पे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो आप गेट की रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते, बल्कि उस टाइम पे आप पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं सर्वर को पोस्ट करना चाहता हूं, मैं सर्वर को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस पड़ा हुआ है, मेरी इन्फॉर्मेशन उस डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। इसी तरह जब आप सर्वर के ऊपर किसी चीज को डिलीट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप गेट या पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते, बल्कि उस टाइम पे आप डिलीट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो एक्शंस हैं उनके लिए मुख्तलिफ रिक्वेस्ट की टाइप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और HTTP API जो है API के अंदर बेसिकली आपकी ये मुख्तलिफ किस्म की जो रिक्वेस्ट हैं उनको आपकी API हैंडल करती है। ठीक है, जब आप कोई HTTP की API डेवलप करते हैं तो वो क्या करती है? वो आपके सर्वर पे पड़ी होती है। ठीक है, और वो फिर क्या करती है कि वो आपके मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको एंटरटेन करती है, उनको अंडरस्टैंड करती है, उनको प्रोसेस करती है और फिर उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो जो भी आपकी API होगी HTTP की, वो आपके गेट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगी, वो आपके पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगी, वो डिलीट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगी, वो पुट की रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगी एंड सो ऑन। The WordPress HTTP API can also be used to communicate and interact with the other APIs like the Twitter API or the Google Maps API। तो जब आप कोई API डेवलप करते हैं तो API का फायदा ये होता है कि वो उससे आपकी वेबसाइट जो है वो दूसरी वेबसाइट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि HTTPI जो है ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। ठीक है, और जब आप HTTP के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए कोई API बना लेते हैं, API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
ठीक है। तो जब आप कोई एपीआई डेवलप कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, वो आपस में डेटा शेयर कर सकती हैं। तो वर्डप्रेस की जब आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वर्डप्रेस उस वेबसाइट के लिए आपको एक एपीआई भी डेवलप करता है, एपीआई भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर वर्डप्रेस आपको एक एपीआई प्रोवाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि उस एपीआई के जरिए आप जो दूसरी वेबसाइट्स की एपीआईज हैं, जैसे कि ट्विटर वेबसाइट है उसकी जो एपीआई है या गूगल मैप्स की जो एपीआई है, इन दोनों के दरमियान भी आप आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है। आप गूगल मैप से कोई डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप ट्विटर की एपीआई से कोई डेटा रीड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट के ऊपर आपको ट्विटर से जो उसकी ट्वीट्स होती हैं वो डिस्प्ले हो रही होती हैं, या फेसबुक की जो फीड होती है वो आपको कई दफ़ा डिस्प्ले हो रही होती है। तो वो उन वेबसाइट्स की जो एपीआईज हैं उनके जरिए आप अपनी वेबसाइट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि HTTP के अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मुख्तलिफ किस्म के आप एक्शन जो हैं वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। कई दफ़ा आप जो है वो डेटा गेट करना चाह रहे हैं, कई दफ़ा आप डेटा पोस्ट करना चाह रहे हैं, कई दफ़ा आप डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जितने भी एक्शंस हैं उनके लिए आपको HTTP जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स प्रोवाइड करता है। तो मेथड्स जो है उनकी डिटेल जो है वो नीचे मैंशनड है। तो जैसे गेट मेथड है, इसी तरह आपके पास पोस्ट मेथड है, हेड का मेथड है। ठीक है। इसी तरह कुछ और कस्टम मेथड्स हैं जैसे कि पुट है, डिलीट है, ट्रेस है, कनेक्ट है एंड सो ऑन। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन जो 3 मेथड्स हैं उनकी डिटेल इसने यहाँ पे मेंशन किया है। गेट मेथड क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, गेट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा। जब आप सर्वर से कोई डेटा रिसीव करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गेट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप ब्राउजर के अंदर कोई वेबसाइट व्यू करते हैं तो आपका ब्राउजर जो है वो एक गेट की रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ठीक है। और वो सर्वर फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन सेंड बैक करता है और आपको ब्राउजर जो है वो आपके ब्राउजर के अंदर वो पेज जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट व्यू करते हैं तो आप गेट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, बैक एंड पे आपका ब्राउजर सेंड कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम पोस्ट मेथड की बात करें, पोस्ट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू द सर्वर फॉर द सर्वर टू एक्ट अपॉन इन सम वे। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब आप सर्वर को कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं ताकि सर्वर आपके उस डेटा को कहीं सेव कर ले या उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करे, तो उस केस में हम पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। तो जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उस यूजर ने उसके अंदर फिल की होती है, और जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो बैक एंड पे वो पोस्ट की रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है। और वो डेटा जो है वो आपके सर्वर को सेंड किया जाता है, फिर वो सर्वर जो है वो आपके उस डेटा को गेट करता है और उसको किसी डेटाबेस के अंदर, किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो जब भी आपने सर्वर को डेटा सेंड करना होगा तो उस टाइम पे आप पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज करते हैं। इसी तरह एक हमारे पास मेथड है हेड का। तो हेड मेथड में क्या होता है, ये एक तरह से गेट रिक्वेस्ट ही होती है। ठीक है। लेकिन इसमें आपको वो एक्चुअल डेटा नहीं मिलता। ठीक है। बल्कि क्या होता है कि उस डेटा के हवाले से जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको रिसीव होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको जो इस पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ये वो एक्चुअल डेटा है। ठीक है। जो आपने रिक्वेस्ट किया, जो आपने गेट रिक्वेस्ट के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट किया, लेकिन इस डेटा का जो मेटा डेटा है, इस डेटा की जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे एसईओ के हवाले से जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो सर्च इंजन यूज करते हैं कि इस पेज के ऊपर किस टाइप की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इस पेज का टाइटल क्या है, इस पेज की जो डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, इस पेज का ऑथर क्या है, इस पेज को कब अपडेट किया गया है, ठीक है, इस पेज को क्रिएट कब किया गया था। ठीक है। तो इस तरह की जो इस डेटा के हवाले से जो मेटा इंफॉर्मेशन है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप हेड रिक्वेस्ट के जरिए गेट करते हैं। तो हेड मेथड जो है इससे आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो पहली दफा जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेता है उस पेज को लोड करने में। लेकिन जब आप दूसरी दफा उसी पेज को विजिट करते हैं तो वो बहुत कम टाइम के अंदर आपको वो वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि आपका ब्राउजर जो है वो सबसे पहले एक हेड की रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ठीक है। कि क्या इस यूजर ने पहले इस वेबसाइट को विजिट किया है, और अगर किया है तो उस पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो वही है जो उसने पहले विजिट किया था या वो अपडेट हो चुकी है। अगर वो वही इन्फॉर्मेशन हो तो फिर वो आपको अपने जो मेमोरी के अंदर जो उस पेज की इन्फॉर्मेशन सेव्ड होती है वो वहीं से आपको डिस्प्ले करवा देता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वही है जो आपके सर्वर पे पड़ी हुई है, जो आपकी मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। तो इसलिए आपका जो पेज है वो जल्दी लोड हो जाता है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई होती है तो फिर आपको वो फ्रेश कॉपी जो है वो सर्वर से ला के तो आपके ब्राउजर के अंदर
डिस्प्ले करवाता है। फिर इन 3 मेथड्स के अलावा जो कि कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उनके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि पुट है, डिलीट है, ट्रेस है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ कस्टम मेथड्स अवेलेबल होती हैं एपीआईज के अंदर। आपको जस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि कुछ और इसके कस्टम मेथड्स भी हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर हम उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो इनकी डिटेल्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जब आप कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी आप मेथड जब परफॉर्म करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है। तो एक तो वो रिस्पॉन्स आपको देता है वो जो डेटा आपने रिक्वेस्ट किया होता है, उसके अलावा वो एक रिस्पॉन्स का कोड भी सेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो सक्सेसफुली आपको वही डेटा मिल भी गया है, तो इट मीन्स वो सक्सेस की रिक्वेस्ट थी। तो सक्सेस के लिए वो एक अलग से एक कोड होता है वो जो सर्वर आपको सेंड करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या उसके अंदर कोई इशू आ गया है। ठीक है, और अगर कोई इशू आएगा, कोई एरर आएगा, तो उस हिसाब से फिर सर्वर आपको एक अलग कोड सेंड करेगा। तो वो जो कोड सेंड करता है ना सर्वर, उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या उसके अंदर कोई इशू आया है। ठीक है, और फिर जो मुख्तलिफ किस्म के जो एरर्स होते हैं, हर किस्म के एरर के लिए एक अलग कोड वो सेंड करता है कि उसके अंदर कोई क्रिटिकल फैटल एरर आया है या कोई डेटा नॉट फाउंड का एरर आया है या किस टाइप का एरर आया है। तो वो जो रिस्पॉन्स का कोड होता है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स किस तरह का है। ठीक है, वो सक्सेस है या फेलियर है। तो जो मुख्तलिफ किस्म के जो कोड्स अवेलेबल हैं वो कुछ उसने मेंशन किए हुए यहाँ पे। तो अगर तो वो 2xx की फॉर्म में होगा तो इट मीन्स के रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, 200 है, 201 है, 202 है, 204 है, इस तरह। तो इस तरह के जो स्टेटस कोड्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो 200 जो है वो आपका कंप्लीटली, जब आपको जो आपने डेटा रिक्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुली अगर एंटरटेन हो जाए रिक्वेस्ट, तो उस केस में 200 का स्टेटस कोड हम यूजुअली सेंड करते हैं। और अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वाज रीडायरेक्टेड टू अनदर यूआरएल, जो आपने डेटा रिक्वेस्ट किया उसने कहीं और से वो डेटा पुल करना था या वो किसी और तरफ वो रीडायरेक्ट हो गया आपकी इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में जो स्टेटस कोड होता है वो 301 का होता है। कई दफ़ा आपने रीडायरेक्शन अप्लाई होते देखी होगी कि जब आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वो फिर आगे आपको किसी और वेबसाइट पे क्लिक कर देता है, उसको रीडायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, और रीडायरेक्शन के लिए जो सर्वर आपको रिस्पॉन्स कोड सेंड करता है वो 3xx होता है, मीन 301, 302 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आपकी रिक्वेस्ट फेल कर जाती है, रिक्वेस्ट फेल ड्यू टू क्लाइंट एरर, ठीक है, यूजुअली इनवैलिड ऑथेंटिकेशन और मिसिंग डेटा, तो उस केस में आपको 4xx का स्टेटस कोड रिसीव होता है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि जब आपकी जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को डेटा के लिए, तो अगर आपके एंड पे यानी क्लाइंट के एंड पे जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया है, अगर उसके एंड पे कोई एरर आता है, तो उस केस में सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है 4xx की फॉर्म के अंदर आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो वो एरर क्या हो सकता है कि कई दफ़ा डेटा ऐसा होता है जिसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मीन्स कि आपका सर्वर के ऊपर जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। आपने कई दफ़ा जो सर्वर है वो आपको तभी डेटा सेंड करता है जब आपको उसकी एक्सेस हो, मीन्स कि आप लॉग्ड इन हो, आपकी वहाँ पे प्रोफाइल बनी हो और आप जो डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसकी एक्सेस हो, ठीक है, आपको कैपेबिलिटी असाइंड हो, तो तभी उस केस में आपको वो डेटा शो करवाया जाता है, अदरवाइज आपको वो डेटा शो नहीं करवाया जाता। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए 4xx का स्टेटस कोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर सर्वर साइड पे कोई एरर होता है, फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकल एरर कोड के अंदर आ गया है, ठीक है, तो फिर उस केस में जब रिक्वेस्ट फेल्ड होती है तो उस केस में आपको 5xx यानी 501, 502 इस तरह के जो एरर्स हैं वो तब शो होते हैं जब आपके सर्वर साइड पे कोई एरर आता है। इसी तरह जो कॉमन कोड्स हैं, जो हम स्टेटस कोड्स जो एपीआईज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से कुछ कॉमन कोड्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि 200 है। तो ये कब सेंड होता है, इसका मतलब होता है ओके कि जो आपने डेटा रिक्वेस्ट किया है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, आपने जो डेटा रिक्वेस्ट किया था वो आपको एज इट इज रिसीव हो चुका है। इसी तरह जो 301 और 302 है ये रीडायरेक्शन की ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स वाज मूव परमानेंटली। अगर 301 की रीडायरेक्शन है तो कई दफ़ा होता है कि जब आपने एक पेज डेवलप किया फिर आपने उसका जो यूआरएल है वो चेंज कर दिया, ठीक है, तो उस केस में आप अपना जो रीडायरेक्शन अप्लाई करते हैं कि जो ओल्ड पेज है उस पर अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो वो न्यू यूआरएल पे चली जाए। कई दफ़ा होता है कि आप स्टार्ट में एक वेबसाइट डेवलप करते हैं और आपने एक डोमेन रजिस्टर कर ली, ठीक है,
और फिर आपने लेटर ऑन डिसाइड किया कि मैं इस डोमेन नेम को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, और आपने वो डोमेन नेम जो है वो अपडेट कर दी, न्यू डोमेन नेम ले ली, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब कोई आपकी पुराने वाली डोमेन नेम को हिट करेगा, कोई यूज़र आपके पुरानी डोमेन को विजिट करेगा और आपने अगर उस पर रीडायरेक्शन अप्लाई की होगी कि जब भी इस ओल्ड डोमेन पे कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको आप रीडायरेक्ट कर दो न्यू डोमेन पे, तो अब ये एक परमानेंट रीडायरेक्शन है। उस केस में आप 301 रीडायरेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि जो हमारी डोमेन है वो कंप्लीटली मूव हो चुकी है न्यू डोमेन के ऊपर, परमानेंटली मूव हो चुकी है। और अगर ये रीडायरेक्शन टेम्परेरी हो तो उस केस में जो रीडायरेक्शन का स्टेटस कोड है वो 302 अप्लाई करते हैं। तो अगर परमानेंटली आपने मूव कर दिया डेटा को तो उस केस में 301 की रीडायरेक्शन होती है, और अगर आपने टेम्परेरीली उसको मूव किया है तो फिर उस केस में आप 302 का स्टेटस कोड सेंड करते हैं। इसी तरह जो 403 का जो स्टेटस कोड है, इसका मतलब होता है फॉरबिडन, कि आपको जो आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको अलाउड नहीं है कि आप उस डेटा को व्यू कर सके, आपको एक्सेस नहीं है इस डेटा को व्यू करने की। तो इसका मतलब होता है सिंपली फॉरबिडन। और अगर 404 का स्टेटस कोड आए तो इट मीन्स कि जो डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नॉट फाउंड इसका मतलब होता है जो डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सर्वर पे मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर 500 का एरर आता है स्टेटस कोड तो इट मीन्स कि इंटरनल सर्वर एरर है, सर्वर के ऊपर कोई क्रिटिकल इशू आ गया है जिसकी वजह से जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं डेटा को वो आपको रिसीव नहीं हुआ। इस तरह अगर आप 503 का एरर देखें तो इट मीन्स कि सर्विस इज अनअवेलेबल, जो डेटा जिस टाइप का डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइप का डेटा आपकी एपीआई प्रोवाइड नहीं करती, इस तरह की सर्विस को आपकी एपीआई हैंडल नहीं करती। तो उस केस में आपको 503 का रिस्पॉन्स कोड या स्टेटस कोड व्यू होता है। अब हम प्रैक्टिकली इसको कोड के जरिए देखते हैं कि जब आप किसी एक्सटर्नल एपीआई से कोई डेटा गेट करना चाहते हैं अपने प्लगइन के अंदर तो वो आप किस तरह से करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसने गिटहब को इस्तेमाल किया है। गिटहब क्या है? गिटहब ये कोड की रिपोजिटरी है जिसके अंदर आप अपना कोड जो है वो पुश कर सकते हैं। तो गिटहब कोड को सेव करने के लिए एक रिपोजिटरी है। तो इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि जो हमारे कोड की रिपोजिटरी है जो इस प्लगइन के लिए हम डेवलप कर रहे हैं वो सेव्ड है, उसकी यूआरएल हम देख लेते हैं। तो ये यूआरएल अगर आप देखें, ये गिटहब का हमारा एक यूआरएल है, गिटहब की एक यूआरएल है। तो इस लिंक पे आप हमारे जो प्लगइन जो हम डेवलप कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, इस वीडियो सीरीज के अंदर, तो उसका सारा कोड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ फोल्डर्स के अंदर आप रेलिवेंट फाइल्स को देख सकते हैं और उनके अंदर कोड को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के तौर पे हम जो गिटहब हमें एपीआई प्रोवाइड करता है उसको हम इस्तेमाल करके तो प्रैक्टिकली कोड के जरिए इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि आप डेटा को गेट कैसे कर सकते हैं, पोस्ट कैसे कर सकते हैं, सो ऑन। अब देखें, जो गिटहब है ये एक अलग वेबसाइट है, ठीक है, और इसका जो डेटा है उसको आप अपने प्लगइन के अंदर गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप एक मुख्तलिफ सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या गेट करना चाहते हैं जो कि रिमोट डेटा है। अगर आपके अपने सर्वर पे डेटा पड़ा होता तो वो रिमोट डेटा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो आपके अपने सर्वर पे पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट है। रिमोट डेटा वो होता है जो आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से गेट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में जो हम एपीआई यूज कर रहे हैं ये गिटहब की एपीआई है और गिटहब एक अलग सर्वर पे कहीं पड़ी होगी, ठीक है, उससे हम डेटा गेट करना चाहते हैं। तो ये एक रिमोट रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए इस तरह की जो रिक्वेस्ट हैं, जो एपीआई, जो एक्सटर्नल एपीआईज को जब भी आप यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप गिटहब की एपीआई से कोई डेटा गेट करना चाहते हैं, आप गूगल मैप्स की एपीआई को यूज करना चाहते हैं, उससे डेटा गेट करना चाहते हैं, या इसी तरह आप ट्विटर की एपीआई से डेटा गेट करना चाहते हैं, आप फेसबुक की एपीआई से डेटा गेट करना चाहते हैं, अपने प्लगइन के अंदर कहीं पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज के अंदर आप ये वाला जो फंक्शन है wp_remote_get, ये वर्डप्रेस आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है जब भी आपने एपीआईज के साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे डेटा गेट करना है। दिस फंक्शन टेक्स द फॉलोइंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं जो आपने इस फंक्शन को पास करने हैं। सबसे पहले तो आपने यूआरएल का पैरामीटर पास करना है, रिसोर्स टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम, दिस मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड HTTP फॉर्मेट। अब ये कोई यूआरएल होगी जिससे आपने डेटा फैच करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सिनेरियो के अंदर देखें तो ये एक यूआरएल है जिसके अंदर हमारा कोड अवेलेबल है, ठीक है। या अगर आप गिटहब की मेन वेबसाइट से डेटा गेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये वाली जो यूआरएल है github.com, ठीक है, ये आप यूआरएल के अंदर पास करेंगे क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक यूआरएल से वो डेटा गेट करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप ट्विटर की एपीआई से डेटा गेट करना चाहते हैं तो आप twitter.com यूआरएल के तौर पे पास करेंगे। अगर आप फेसबुक से डेटा गेट करना चाहते हैं तो आप facebook.com या जो भी रेलेवेंट
फेसबुक आपको वो यूआरएल प्रोवाइड करता है, आप वो यूआरएल इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितनी भी एपीआईज होती हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि अगर आप इस टाइप का डेटा गेट करना चाहते हैं तो आप ये वाली यूआरएल इस्तेमाल करेंगे, अगर आप डेटा पोस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली यूआरएल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने एपीआई इस्तेमाल करनी है तो आपने उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को देखना है कि किसी स्पेसिफिक किस्म की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए ये एपीआई हमें कौन सा यूआरएल प्रोवाइड करती है। तो इसका फर्स्ट पैरामीटर आप वो यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो आर्गुमेंट है या दूसरा जो पैरामीटर है वो $ऑर्ग्स का है, ठीक है। ये एक अरे होता है, इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए वो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, रिक्वायर्ड नहीं है। यू मे पास एन अरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन हेयर टू ऑल्टर बिहेवियर एंड हेडर्स सच एज कुकीज, फॉलो, रीडायरेक्ट्स एक्स्ट्रा। तो $आर्ग्यूमेंट्स का जो अरे है इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेंड कर सकते हैं सर्वर को, जिसकी बेस पे आप अपनी रिक्वेस्ट को अल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन से आप पैरामीटर्स हैं जो आप इस सेकंड पैरामीटर के जरिए सेंड कर सकते हैं। ये $आर्ग्स का जो अरे है उसके अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। कोड के अंदर देखेंगे अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हमें इस्तेमाल करना पड़ा तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे कर देंगे। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स यूज द यूआरएल टू ए गिटहब यूजर अकाउंट एंड सी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक रिमोट की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे गिटहब को और उसमें हम किसी एक यूज़र की जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अगर आप गिटहब से गेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट को देखें, अपना जो कोड है उसकी अगर हम यूआरएल को देखें तो हम देखें सबसे पहले github.com है, फिर उसके बाद यूज़र का नेम है, यूज़र नेम है, ठीक है। ये किसी भी यूज़र का जो अकाउंट है उसका यूज़र नेम जो है वो डिफरेंट होगा हर यूज़र का। तो अगर आप इस यूज़र नेम की बेस पे इस यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो आप ये वाला यूआरएल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे https://api.github.com/users/ आगे वो यूज़र नेम आप ऐड करेंगे जिस यूज़र नेम की बेस पे जिस यूज़र की इंफॉर्मेशन आप गेट करना चाहते हैं। तो इस कोड को हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने प्लगइन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अगर हम अपने कोड के अंदर आए तो आप इस डेटा को आप कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। आप उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट कोड के जरिए उसको किसी शॉर्ट कोड के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे, या अगर आप उसको बैक एंड पे अपने डैशबोर्ड के पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप dashboard.php वाली फाइल को इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे डेमो कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम इसको जो हमारी प्लगइन डैशबोर्ड की जो फाइल है इसके अंदर हम इसको टेस्टिंग के लिए ऐड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PHP का कोड है हमारा, तो यहाँ पे हमने इस URL को कॉल कर लिया और अब यहाँ पे हम बताएंगे कि आप किस यूज़र का डेटा गेट करना चाहते हैं। तो उसका यूज़र नेम हम यहाँ पे बताएंगे। तो यूज़र नेम है हमारे केस में जुनैद TE14, ये मेरा अकाउंट है और इसका ये यूज़र नेम है। तो ये हमने इसको URL प्रोवाइड कर दी। अब इसके अंदर हमें $response के वेरिएबल के अंदर वो सारा डेटा रिसीव हो जाएगा जो ये API हमें प्रोवाइड कर रही है। तो अब जो भी डेटा हमें इस वेरिएबल के अंदर रिसीव होगा इसको हम सिंपली यहाँ पे var डंप करवा लेते हैं, var_dump $response, Ctrl+S। और अब हम सिंपली अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और जो हमारा प्लगइन का डैशबोर्ड पेज है इसको हम विजिट करेंगे। तो प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें इसने एक रिक्वेस्ट सेंड की है github.com को, सर्वर था हमारा github.com। तो डेट यानी किस डेट पे आपने इसको डेटा को रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, वो ये बता रहा है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है और फिर उसके बाद ये उसने बॉडी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि लॉगिन आईडी उसकी क्या है, यूज़र नेम क्या है, उस यूज़र की आईडी क्या है एंड सो ऑन, उसका एवेटार क्या है, उसकी जो यूआरएल है वो क्या है। तो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो गिटहब आपको प्रोवाइड कर रहा है इस यूज़र की, ठीक है। तो इस तरह अगर आपने अगर आपने गिटहब पे कोई अकाउंट बनाया हुआ है अपना, तो आप अकाउंट बना के तो अपनी इंफॉर्मेशन भी इसी तरह गेट कर सकते हैं। या आप किसी भी यूज़र की अगर इंफॉर्मेशन गेट करना चाहें तो इस API के ज़रिए आप जस्ट उसका जो यूज़र का जो
यूज़र नेम है वो इस एंड पे आप ऐड करेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल थी जिसके ज़रिए आप किसी भी एक्सटर्नल एपीआई से कोई डेटा गेट कर सकते हैं, और जब आपने डेटा गेट करना होता है तो उस केस में आप wp_remote_get का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह अगर आप इसका जो सेकंड पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट्स का, वो भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें सिंपली आप क्या करेंगे कि आप जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है आपका वो एक अरे होता है, ठीक है, और इस अरे के अंदर आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स इसको पास कर सकते हैं, जैसे कि मेथड, तो हमने इस अरे के अंदर एक आर्गुमेंट एडिशनल पास किया कि हम मेथड कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमने पहले इसका कोई भी मेथड इसके अंदर पास नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू होती है वो गेट होती है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि हम गेट मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम इसको सेव करें Ctrl+S, और अब अगर हम दोबारा इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें हमें अगेन वही रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव हो रहा है। तो अगर आप इसके हेडर्स को देखें तो यहाँ पे उसने स्टेटस कोड भी मेंशन किया हुआ है कि 200 इसने स्टेटस कोड दिया है, मीन्स के जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है वो सक्सेसफुली एंटरटेन हो चुकी है और आपको डेटा जो है वो जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। अब जब आपने गेट की रिक्वेस्ट सेंड की तो आप देखें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो चुकी है। आपको कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन भी रिसीव हुई है, ठीक है, और जैसे कि ये हेडर्स हैं, हेडर्स के अंदर आपको जो उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बॉडी के अंदर आपको वो एक्चुअल डेटा रिसीव होता है जो आप रिक्वेस्ट करते हैं। उस यूआरएल जो आपको एक्चुअल डेटा रिटर्न करती है ना, वो आपको बॉडी टैग के अंदर या बॉडी के पैरामीटर के अंदर रिसीव होता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स के अंदर आपको स्टेटस कोड और मैसेज वगैरह डिस्प्ले होता है। इसी तरह कुकीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं, फाइल नेम एंड सो ऑन। तो आप देखें इस गेट रिक्वेस्ट के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन उसने डिस्प्ले करवा दी है। लेकिन अगर आप जस्ट आप बॉडी जो आपका एक्चुअल डेटा है अगर जस्ट आप उसको गेट करना चाहते हैं तो उस केस में हम एक फंक्शन हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है wp_remote_retrieve_body, ठीक है। तो इस फंक्शन को जो भी आपको रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है आप इस रिस्पॉन्स को इस अगर फंक्शन के ज़रिए पास करवाएं तो वो जस्ट आपको उस फंक्शन का जो मेन डेटा है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन को कॉपी कर लें Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसको डॉलर रिस्पॉन्स इसको हमने पास कर दिया। तो अब जो सारा डेटा हमें रिसीव होगा वो हमने इस फंक्शन को पास किया। इस फंक्शन के ये फंक्शन क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स से हमें जस्ट जो हमारी बॉडी है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें इस वेरिएबल के अंदर दे देगा। और फिर अब हम इसको यहाँ पे वार डंप करवा लेते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब अगर इसको हम सेव करें और डैशबोर्ड पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो अब आप देखें हमें जस्ट जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो इसने रिटर्न कर दी है। और इसके अंदर आपका जो यूज़र का जो यूज़र नेम है, आईडी है, नोड आईडी है, उसके एवेटार की जो प्रोफाइल पिक्चर की जो यूआरएल है वो इसने दे दी है, ग्रेवेटार आईडी और यूआरएल उसकी यानी कि यूज़र की जो यूआरएल है वो इसने प्रोवाइड कर दी है। इस यूज़र के अगर आप फॉलोअर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए फॉलोअर्स की यूआरएल उसने दे दी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसने जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये वाली यूआरएल आपको प्रोवाइड करती है उसकी बॉडी इसने इस फंक्शन के जरिए आप रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर आप जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है अगर आप उसका जस्ट रिस्पॉन्स कोड चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया वो सक्सेसफुल है या नहीं, ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं wp_remote_retrieve_response_code, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। सी, और यहाँ पे अगर हम अब हमने यहाँ पे इस फंक्शन को इस्तेमाल किया, जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट था हमारा वेरिएबल वो हमने इसको पास कर दिया है और HTTP कोड के अंदर हमें इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे आउटपुट करवाएं Ctrl+S, तो अब आप देखें हमें 200 यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो स्टेटस कोड को आप गेट कर सकते हैं और इस स्टेटस कोड की बेस पे आप मुख्तलिफ इफ एल्स लगा सकते हैं कि अब अगर आपका HTTP कोड जो है वो 200 आता है तो इट मीन्स कि जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, और फिर उस केस में आप डेटा जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर आपके इसके अलावा कोई कोड आता है तो उस केस में आप यूज़र को बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 404 का स्टेटस कोड आता है तो आप यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि जो आपने डेटा रिक्वेस्ट किया है वो अवेलेबल नहीं है। या अगर आपका जो स्टेटस कोड है वो 500 आता है तो उस केस में आप बता सकते हैं कि
सर्वर साइड पे कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं हो सकती। तो इसकी बुनियाद पे इस वेरिएबल के अंदर आप स्टेटस कोड को सेव करके तो इस पे आप इफ एल्स की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं और रेलेवेंट मैसेजेस जो हैं वो यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब अगर आप हेडर के अंदर जैसे हमने बताया कि आपकी जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है उस रिक्वेस्ट की वो अवेलेबल होती है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक हेडर इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_remote retrieve header, ठीक है। और उसके अंदर पहले आप पैरामीटर में आप बताते हैं कि वो रिस्पॉन्स कौन सा है जिसके अंदर आप हेडर इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं और फिर किस हेडर इन्फॉर्मेशन को आप गेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है लास्ट मॉडिफाइड, ठीक है। तो इस पैरामीटर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कब अपडेट हुई है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करें, हमने सिंपली अपना जो रिस्पॉन्स है वो इसको पास किया और फिर आप बता रहे हैं कि आप किस इन्फॉर्मेशन को, किस हेडर की इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं, कौन कौन सी हेडर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो हमने रिस्पॉन्स आपको डिस्प्ले करवाया था उसके अंदर आप हेडर के पैरामीटर के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और फिर उसमें से अगर आप किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं तो उसका जो की है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब इसको अगर हम आउटपुट करवाएं Ctrl+C Ctrl+S और इसको अगर हम डैशबोर्ड पेज को अगर हम रिफ्रेश करें, इसने बता दिया हमें कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही है ये अपडेट हुई थी 30 जून 2022 को इस टाइम पे। तो इट मीन्स कि ये आपको बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो डिस्प्ले हो रही है, ये इस दिन को इस टाइम पे अपडेट हुई थी, लास्ट अपडेट हुई थी। अगर आप सारे हेडर की इंफॉर्मेशन अगर आप हेडर की जो सारी इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको गेट करना चाहें तो उस केस में आप इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और फिर जैसे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं हेडर्स का इज इक्वल्स टू, इसके एंड पे आपने एस लगा देना है, WP रिमोट रिट्रीव हेडर्स, और इसके अंदर आपने $response का वेरिएबल इसको पास कर देना है और एंड पे सेमीकोलन, और इसको फिर हम वार डंप करवा लेते हैं $headers Ctrl+S। और तो अब आप देखें हमें जस्ट हेडर की इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो रही है और बॉडी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जब आप गेट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप हिट करते हैं किसी स्पेसिफिक URL को तो वो डेटा प्रोटेक्टेड होता है, मीन्स के वो डेटा सब के लिए अवेलेबल नहीं होता। जो डेटा तो पब्लिक होता है तो वो आप गेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पे जितना भी डेटा गेट किया ये पब्लिक डेटा था, इसके अंदर हमने कोई अथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन पास नहीं की। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जिसके लिए अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मीन्स कि आपका लॉग्ड इन होना ज़रूरी होता है, कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो जस्ट वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जिसका वो अकाउंट है, ठीक है। तो अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो आपका और का अरे है, जो आपका ये वाला सेकंड वाला अरे है, ये इसके अंदर आपको ऑथराइजेशन का पैरामीटर भी पास करना होता है। हेडर्स के अंदर जो कि एक अरे है उसके अंदर आपको ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन भी पास करनी होती है। और ऑथराइजेशन के अंदर आप क्या पास करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं बेसिक, ये स्ट्रिंग होती है, और फिर आप एनकोड करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपका यूज़र नेम उस अकाउंट का, कॉलन आपका पासवर्ड, ठीक है। और यूज़र नेम और पासवर्ड आप इस फंक्शन को पास करके इस फंक्शन के ज़रिए आप इस इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं बेस 64 के अंदर, और फिर उसको आप बेसिक के साथ अपेंड करके तो ऑथराइजेशन के पैरामीटर के ज़रिए आप इसको पास करते हैं। तो अब जब आप इस इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे तो आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड जो सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, वो आप गेट कर सकते हैं। तो अगर आपका गिटहब का अकाउंट अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे कि आप ऑथराइजेशन का पैरामीटर भी उसके अंदर पास करेंगे और फिर उसके ज़रिए आप अपनी जो सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं।